नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की यूजीसी नेट की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 जिसका टॉपिक रहेगा एक्सरसाइजिंग इन हॉट एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है टेम्परेचर चेंज के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। कभी गर्मियाँ आती हैं, कभी सर्दियाँ आती हैं और कभी ह्यूमिडिटी आती है जब बारिश का मौसम होता है। तो इन अलग अलग एनवायरनमेंट्स में क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है और इस टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अपना जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखती है। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन हो गया रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। हमारी बॉडी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है और उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे बनाए रखती है। कैसे कंट्रोल करती है? हमारी बॉडी कंट्रोल करती है हीट को ट्रांसफ़र करके। हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ। तो हमारी बॉडी में भी हीट ट्रांसफ़र होती है और हीट को ट्रांसफ़र करने के चार अलग अलग मेथड्स हैं। एक है हीट कंडक्शन, दूसरा है हीट कन्वेक्शन, तीसरा है हीट रेडिएशन, चौथा है हीट इवेपोरेशन। चारों मेथड्स को हम इस एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक फ्राइंग पैन है, उस फ्राइंग पैन के बीच में डाला हुआ है पानी और वो फ्राइंग पैन हमने रखा है गैस चूल्हे के ऊपर। तो जैसे ही गैस चूल्हे को हम ऑन करेंगे तो हमारे फ्राइंग पैन का जो लोअर सरफेस है वो गर्म हो जाएगा। और जैसे ही लोअर सरफेस गर्म होगा तो उस लोअर सरफेस के साथ जो पानी कांटेक्ट में है, जो वाटर ड्रॉप्स, जो वाटर उसके कांटेक्ट में है, वो पानी भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे फ्राइंग पैन के जो लोअर सरफेस है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होके पानी में चली गई। तो ये एक मेथड है हीट ट्रांसफ़र करने का जिसको बोलते हैं हीट कंडक्शन। यही मेथड हमारी बॉडी में भी होता है कि अगर आप इस गरम फ्राइंग पैन को टच करोगे तो इस गरम फ्राइंग पैन से हीट आपके हाथ में चली जाएगी और आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। तो वो भी हीट कंडक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पानी जो है, जो इस फ्राइंग पैन के सरफे के साथ कांटेक्ट हो रहा है वो गर्म हो चुका है। अब ये गर्म पानी क्या करता है, गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है नीचे से, तो हीट को भी नीचे से ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र हुई। हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हुई? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ फ्राइंग पैन टू अपर पार्ट ऑफ फ्राइंग पैन, वहाँ पे हीट पहुँच गई। लेकिन ये हीट कैसे गई? पानी के साथ साथ गई। पानी एक मीडियम है तो हीट मीडियम के साथ गई। जब हीट मीडियम के साथ साथ जाती है तो उस ट्रांसफ़र को बोलते हैं हीट कन्वेक्शन, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी को अगर गर्म हवा टच करती है तो हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है, अगर हमारी बॉडी को ठंडी हवा टच करती है तो हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाती है। तो हवा क्या कर रही है? हीट को लेके आ रही है हमारी बॉडी के साथ पास, तो उसको हीट कन्वेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हीट कन्वेक्शन हो रही है, जो गर्म पानी नीचे था वो हीट को लेके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ऊपर आ गया है तो यहाँ से क्या होगा, जो पानी गर्म होता है आपको पता है वो उसके वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर्स बन के वो पानी गैस बन जाता है, गैस बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उड़ जाता है। तो जो वाटर वेपर्स हवा में उड़ रहे हैं वो साथ में हीट को भी लेके जा रहे हैं, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है। पानी के सरफेस के ऊपर से हीट ट्रांसफ़र होके कहाँ जा रही है? एनवायरनमेंट में जा रही है। ऐसे ट्रांसफ़र को बोलते हैं हीट इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन हो रही है। और ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में भी होती है। हमारी बॉडी में जो स्किन के ऊपर पसीना होता है वो जब उड़ता है तो वो हीट को लेके उड़ जाता है, उसको भी इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो तीन मेथड समझ आ गए हैं। हीट कंडक्शन है जब डायरेक्ट कांटेक्ट में हो दो चीज़ें, तो जो गर्म चीज़ है वहाँ से ठंडे की तरफ हीट चली जाती है। कन्वेक्शन में आपको बताया कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, मीडियम के साथ साथ। और इवेपोरेशन में आपको बताया कि हीट जो है वो वेपर्स, वाटर वेपर्स के साथ उड़ जाती है। चौथा जो है वो है हीट रेडिएशन। अब हीट रेडिएशन कैसे है? जहाँ पे अगर इस गर्म पैन के पास आप खड़े हो जाओगे, आप इसको टच ना भी करो
तो भी आपको गर्मी महसूस होगी। तो वो रेडिएशंस उड़ के निकल के यहाँ से आ रही हैं और वो आपको आपके स्किन को टच करती हैं, जिससे आपको गर्मी महसूस होती है। तो उसको बोलते हैं हीट रेडिएशन। तो यहाँ पे इस पैन से हीट निकल के आपके पास आ रही है। वैसे ही सूरज से हीट रेडिएशंस आती हैं, वो हमारी बॉडी के पास हीट लेके आती हैं। वैसे ही जब आप दौड़ते हो तो आपकी बॉडी गर्म होती है, तो आपकी बॉडी से भी हीट रेडिएशंस निकलती हैं, आपकी बॉडी भी गर्म महसूस होती है। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनसे जिनसे हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। इन चारों मेथड्स का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी जो है अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है और कैसे बॉडी इन मेथड्स को इस्तेमाल करती है। थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। और ये थर्मो रेगुलेशन जो है ये ऑटोमेटिक होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम बॉडी का थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, जहाँ बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स उस टेम्परेचर को सेंस करते हैं, सेंस करके उस टेम्परेचर को भेज देते हैं उस टेम्परेचर के सिग्नल को भेज देते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जैसे ही सिग्नल पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस कुछ रिस्पांस जनरेट करता है और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। जैसे हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करता है, स्केलेटल मसल्स को, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। अगर ठंड है तो अलग करेगा, गर्मी है तो अलग को करेगा। और जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो कम हो जाता है, कम है तो बढ़ जाता है और 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई है कि जैसे ही हमारी बॉडी में सेंसेशन होती है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया है, वो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है। हाइपोथैलेमस वहाँ से एक मोटर सिग्नल निकालता है और हमारे थायराइड ग्लैंड को, हार्ट को, स्केलेटल मसल को, एडिपोज टिश्यूज़ को, हमारे फैट की टिश्यूज़ जो हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, हमारे ब्लड वेसल्स हो गई स्किन में, ये सारे इफेक्टर ऑर्गन्स हैं जो उनके ऊपर इफेक्ट होता है और ये काम करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर फिर रेगुलेट हो जाता है। ठीक है? तो अब टेम्परेचर आपको पता है, जहाँ तो टेम्परेचर कम होगा तो उसको बढ़ाया जाएगा, जहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको कम किया जाएगा। इसका मतलब है थर्मोरेगुलेशन जो है हमारी 2 तरह से होती है। एक एक होती है हाइपरथर्मिया के लिए जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, दूसरी होती है हाइपोथर्मिया के लिए। पहले हम समझेंगे कि हाइपरथर्मिया के लिए कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो हमारी बॉडी कैसे उसको वापस 37 पे लेके आती है। तो कैसे, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइजेस की। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो एटीपी यूज़ करते हैं, जिससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी एंड हीट। हीट प्रोड्यूस होने से हमारे जो कोर मसल्स हैं, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर है वो मसल्स का वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ के 38 39 डिग्री हो जाता है। जैसे ही मसल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो मसल्स के कांटेक्ट में होता है ब्लड। तो वो जो टेम्परेचर जो मसल्स का बढ़ा, तो वहाँ मसल्स हीट अप हो गए, तो वो हीट मसल से ट्रांसफ़र होके ब्लड में चली जाती है। ऐसे ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? हीट कंडक्शन, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र हो। अब हीट मसल से निकल के ब्लड में चली गई। तो अब इस हीट को सेंस करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जैसे ही सेंस करता है तो वो थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट कर देता है। थर्मो रेगुलेशन को कैसे स्टार्ट करता है? हमारा हाइपोथैलेमस हमारे ब्लड वेसल्स, जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट करता है। डायलेट करने का मतलब है कि उनका डायमीटर अगर छोटा है तो उसको वो बड़ा कर देगा। जब डायमीटर बड़ा होगा ब्लड वेसल्स का तो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल हो जाएंगी, तो उसमें ज़्यादा ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड? गर्म ब्लड। तो हमारा जो ब्लड मसल्स में था, गरम ब्लड, वो मसल से निकल के कहाँ पे पहुंच गया? स्किन के पास पहुंच गया है। तो अब क्या हुआ? जो मसल्स में हीट थी, उस हीट को ब्लड ने पकड़ा, ब्लड उस हीट को पकड़ के स्किन तक लेके आ गया। तो ये एक ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम मसल्स टू स्किन। तो अब इस ट्रांसफर को बोलते हैं हीट कन्वेक्शन, जहाँ पे जो जो मीडियम है वो खुद साथ साथ में चल रहा है, ब्लड खुद साथ साथ में चल रहा है और हीट को भी लेके आ रहा है। जैसे ही स्किन के पास ब्लड पहुंचता है
तो स्किन अब डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ब्लड के, तो जो हीट ब्लड में होती है वो कंडक्ट होके स्किन में आ जाती है, तो वहाँ पे हीट कंडक्शन होती है और हीट ब्लड से निकल के स्किन टिश्यू में आ जाती है, स्किन के सेल्स में आ जाती है, तो स्किन के सेल भी गर्म हो जाते हैं। और जैसे ही स्किन के सेल गर्म होते हैं तो स्किन, आपको पता है, वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है बाहर, तो स्किन से रेडिएशंस निकलती हैं, हीट रेडिएशंस, और हीट जो है वो स्किन से निकल के एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह से हमारी जो मसल्स में हीट बनी थी वो अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके वो हमारे एनवायरनमेंट में चलेगी, स्किन में पहुंची, स्किन से एनवायरनमेंट में चलेगी रेडिएशन के थ्रू। कुछ हीट कंडक्शन के थ्रू भी जा सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हम बर्फ़ को टच करते हैं, अगर हमारी बॉडी गर्म है और अगर हम बर्फ़ को टच करते हैं तो आइस को टच करते हैं या किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी स्किन से वो हीट निकल के उस ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। तो हीट कंडक्शन से भी बॉडी के बाहर जा सकती है हीट, हीट रेडिएशन के थ्रू भी जाती है बॉडी के बाहर, और हीट कन्वेक्शन के थ्रू भी जा सकती है। अगर ठंडी हवा चल रही है तो वो ठंडी हवा हमारी स्किन से हीट को उड़ा के ले जाएगी, कन्वेक्शन के ज़रिए अपने साथ ही ले जाएगी हीट को। तो इसलिए हीट रेडिएशन, हीट कंडक्शन और हीट कन्वेक्शन से स्किन से हीट उड़ जाती है, ठीक है? लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं उड़ती है। मेन मेन इसके अलावा और भी कुछ तरीके होते हैं। वो तरीका है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स हमारी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट को सिक्रीट करते हैं। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो ये स्वेट निकालते हैं। स्वेट मतलब पसीना, पसीने में पानी होता है, सोडियम होती है, क्या पोटाशियम होता है, कुछ साल्ट्स होते हैं, ठीक है? तो वो निकलना शुरू हो जाता है, तो वो स्वेट जो है वो हमारी स्किन के ऊपर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जैसे ही वो स्वेट हमारी स्किन के ऊपर फैलता है, अब स्किन जो है, स्किन गर्म हो चुकी है, आपको पता है। स्किन जब गर्म हो चुकी है तो जो पसीना फैला हमारी स्किन के ऊपर वो भी गर्म हो जाता है। तो जैसे ही वो पसीना गर्म होता है तो वो हीट कंडक्शन की वजह से गर्म होता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है स्किन के वो पसीना, तो वो गर्म हो जाता है। जैसे ही वो गर्म होता है, जैसे ही उसके अंदर पानी जो है वो भी गर्म होता है, तो पानी वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स मतलब गैस बन जाती है, और गैस बन के वो पसीना उड़ जाता है हवा में। जब वो हवा में उड़ता है साथ में हीट को भी लेके चला जाता है। तो अब स्किन से हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। ऐसी ट्रांसफ़र को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी हीट रेडिएशन से भी हम हमारी स्किन से हीट जा रही है, हीट कंडक्शन से भी जा रही है अगर हम किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं, हीट कन्वेक्शन से भी जा रही है अगर ठंडी हवा हमारी बॉडी से हीट उड़ा रही है, और हीट इवेपोरेशन से भी हीट निकल रही है जब हमें स्वेटिंग होती है। चारों तरीकों से हीट जो है हमारी बॉडी से निकल जाती है। और इस थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को कुछ चीज़ें और हेल्प करती हैं, जैसे हमारे जो हेयर हैं, जो हमारे बाल हैं, उसको हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बालों को रिलैक्स कर देता है। अगर हमारे बाल खड़े हैं तो उनको वो लेटा देता है। लेटाने की वजह से क्या होगा, तो बाहर की हवा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी हमारे स्किन के साथ, ठीक है? जिससे बहुत जो और ज़्यादा हीट जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो इसलिए हमारे जो एक्टर पिलाई मसल्स हैं उनको रिलैक्स किया जाता है। रिलैक्स करने से हमारे बाल जो हैं स्किन के ऊपर फ्लैट गिर जाते हैं, जिससे इंसुलेशन कम हो जाती है और हीट एस्केप करती है। साथ में ही एक छोटा-सा और तरीका होता है हीट को बॉडी से बाहर निकालने का, वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से कैसे होता है कि हमारा जो गर्म ब्लड बॉडी से के मसल्स में ब्लड गर्म हुआ था, वो ब्लड जाता है हमारी लंग्स के पास। क्योंकि ब्लड जो है लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने जाता है, तो वहाँ पे वो हीट को भी लेके आ जाता है, हीट कन्वेक्शन के ज़रिए हीट को भी लंग्स के पास लाता है। अब हीट जब लंग्स के पास हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज़ में पहुँचती है, तो पल्मोनरी कैपिलरीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है अल्वुलाई के। और जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो वो हमारा जो हीट जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से निकल के एल्वुलर एयर में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट कंडक्शन के ज़रिए। जब वो ट्रांसफ़र होती है तो एल्वुलाई की एयर गर्म हो जाती है, और उस एयर को जब हम सांस ब्रीथ आउट करते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं, तो वो एयर, गर्म एयर बाहर आती है, साथ साथ में हीट को भी बाहर ले आती है कन्वेक्शन के ज़रिए। तो इस तरह से सांस से भी थोड़ी सी हीट हम छोड़ते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, और अपनी इंटरनल बॉडी को थोड़ा ठंडा रखते हैं।
और इसी के साथ कुछ और चेंजेस आती हैं, वो है कि हमारी हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी-सी कम होती हैं, जिससे हीट कम बनती है। तो इन सारे मेथड्स से क्या होता है, हीट थर्मो रेगुलेशन होता है। सबसे पहले जो हीट बनी हुई थी, वो स्किन के पास आती है, स्किन के पास आके वहाँ से रेडिएशन के थ्रू उड़ जाती है, कुछ कन्वेक्शन के थ्रू ठंडी हवा उसको ले जाती है। अगर हम किसी ठंडी चीज़ को टच करेंगे, वहाँ से हीट कंडक्शन हो जाती है और हीट इवेपोरेशन से हीट उठती है, जो मेन चीज़ है। इसी के साथ-साथ हीट कन्वेक्शन होती है ब्रीदिंग के ज़रिए और हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो रेज़्ड बॉडी टेम्परेचर है वो वापस 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। ये था थर्मो रेगुलेशन ड्यूरिंग इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। वहीं अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, डिक्रीज्ड हो जाए, हाइपोथर्मिया हो जाए, हाइपर होता है ज़्यादा है, हाइपो होता है कम, थर्मिया हो गया टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया है कम टेम्परेचर। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जब हमें ठंड के मौसम में बैठते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उस टाइम पे बॉडी क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन कैसे करती है, दो पार्ट्स में करती है। सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी के अंदर हीट है उसको बचा के रखती है, दूसरा और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। पहले देखते हैं कि हीट को बचाती कैसे है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है, 37 डिग्री से नीचे आता है, तो हाइपोथैलेमस को पता चलता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं, उनको और छोटा कर देता है। पहले अगर इतनी थी तो वो और छोटा कर देगा। जब और छोटी करेंगे ब्लड वेसल्स तो वहाँ पे ब्लड बहुत कम जाएगा। जब स्किन में ब्लड कम जाता है, तो स्किन से हीट लॉस कम हो जाता है, क्योंकि हीट लॉस स्किन से होता है ना ज़्यादा, तो वो कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपके हाथ सफ़ेद हो जाते हैं और गर्मियों में अगर दौड़ते हो तो वो रेड कलर के हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्लड जाता है गर्मी की वजह से और ठंड की वजह से ब्लड अंदर चला जाता है, बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, स्किन से हट जाता है, बिकॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन होती हैं। दूसरा क्या है हीट बचाने का तरीका, हाइपोथैलेमस जो है वो एरेक्टर पिलाई मसल्स को एक्टिवेट करता है। एरेक्टर पिलाई मसल्स क्या होते हैं, ये वो मसल्स हैं जो हमारे बालों के जो बॉडी के हेयर्स हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, जिन्हें आप गूस बम्प्स बोलते हैं। तो अगर बॉडी के बाल ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से बाहर जो ठंडी हवा है, बाहर मान लो ठंडी हवा है, ये बीच में बाल हैं और नीचे जो स्किन है, इनके बीच में ये एयर ट्रैप होगी। इस एयर ट्रैप का एक एक इंसुलेशन लेयर बन जाती है, जो बाहर की ठंडी हवा को स्किन के साथ नहीं जुड़ने देती है और हीट लॉस कम हो जाता है, जिससे हमारी हीट सेव हो जाती है। तो गूज बॉम्ब्स को हम पीलो इरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि पिलाई मसल्स जो हैं वो इरेक्ट करते हैं, एयर को बालों को खड़ा कर देते हैं, जिससे एक लेयर बनती है और हीट सेव होती है। तो ऐसी इस तरह से हमारी बॉडी हीट को सेव करके रखती है दो तरीकों से। अब हीट सेव करने से काम नहीं चलता है, हमें और हीट बनानी भी पड़ती है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोर हीट। तो हीट प्रोडक्शन कैसे करती है ठंड के मौसम में हमारी बॉडी, वो हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो एक्टिवेट करता है शिवरिंग को। शिवरिंग क्या होती है कि रैपिड इनवॉलेंटियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो यूज़ करता है एटीपी को, जिससे बनती है हीट, और हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये विजिबल मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, क्योंकि हमारी जो शिवरिंग है उससे कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ शिवरिंग ही होती है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत छोटी होती हैं, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसमें मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है। और और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल जो आमने सामने के अपोजिट मसल्स हैं, वो दोनों इकट्ठे कॉन्टैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होती है, बट एटीपी यू प्रोड्यूस होता है, जिससे हीट बनती है। एक तो ये तरीका हो गया हीट प्रोडक्शन का। एक और तरीका है हीट प्रोडक्शन का, वो है हमारा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये तो हो गया शिवरिंग की वजह से हीट बनना। एक और तरीका है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें शिवरिंग नहीं होती है बट हीट बनती है। वो बनती है हमारे फैट में। फैट के अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, एक होते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू, एक होते हैं ब्राउन। वाइट वाले जो है वो इंसुलेशन का काम करते हैं, ब्राउन वाले जो एडिपोज टिश्यू हैं ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी बनाना। जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे एटीपी बनेगी, और ये जितनी भी एटीपी बनती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हीट में कन्वर्ट होने की वजह से हमारी हीट प्रोडक्शन होती है। तो हमारी बॉडी एक तो शिवरिंग की हेल्प से मसल्स में हीट प्रोड्यूस कर रही है, और फैट में नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी होता है। साथ में ही कुछ और चेंजेस आती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म।
हाइपोथैलेमस जो है वो थायराइड ग्लैंड को और एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है, जिससे ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से आता है। एड्रिनलाइन हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से आता है। ये दोनों हार्मोन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे हीट प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है ठंड के जब मौसम होता है, जब जब हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो जहाँ तो सबसे पहले हीट सेव करती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करती है, स्किन की ब्लड वेसल्स को गूज़बम्प्स लाती है, जिससे हीट सेव होती है। उसी के साथ साथ हीट प्रोडक्शन होती है, जैसे शिवरिंग, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, फैट में और मेटाबॉलिज्म का बढ़ जाना। तो इन दोनों चीज़ों, दोनों मेथड्स, दोनों तरीकों से क्या होता है, दोनों प्रोसेस से क्या होता है, टोटल जो टेम्परेचर लॉस हुआ था वो बढ़ के फिर से 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा थर्मो रेगुलेशन होता है गर्मी के मौसम में। गर्मी में जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है, और सर्दियों में जब टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज एंड थर्मोजेनेसिस। तो जब भी हम एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारे थर्मो रेगुलेशन पे उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हॉट इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करेंगे तो भी थर्मो रेगुलेशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा, थर्मो रेगुलेशन चेंज होती है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट में करेंगे तो भी थर्मो रेगुलेशन चेंज होती है, और कोल्ड इन्वायरमेंट में करेंगे तो भी थर्मो रेगुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइजिंग इन हॉट इन्वायरमेंट। जब भी हम गर्म इन्वायरमेंट पे एक्सरसाइज करते हैं, हीट तो प्रोड्यूस होती है नॉर्मल एक्सरसाइज करने से। कहीं से कहीं भी करो, गर्म में करो, ठंडे में करो, वो तो हीट बनती ही बनती है। और वो हीट बन के आके आती आती है हमारे स्किन के पास। और अगर एनवायरनमेंट गर्म है तो बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है। जब बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है तो आपको हमने बताया है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होती है। हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। हायर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का है, और लोअर टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक तो बॉडी हीट हो जाती है, साथ में एनवायरनमेंट की हीट भी दोनों जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस आती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे गर्म इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, हमारी जो हीट रेडिएशन, जो हमारी हीट रेडिएट हो रही थी, बॉडी से बाहर जा रही थी, वो नहीं होती है। हीट जो है एनवायरनमेंट से बॉडी में रेडिएट होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म है। जैसे बहुत धूप है बाहर, तो हीट उस धूप से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, ना कि बॉडी से बाहर जाएगी। तो हीट रेडिएशन अपोजिट साइड काम करता है। हीट कन्वेक्शन, जो हमने आपको बताया था कि ठंडी हवा आ रही है और हीट को लेके जा रही है स्किन से। बट गर्मी में हवा गर्म होती है, तो गर्म हवा जब स्किन के साथ टच करती है तो वो स्किन को भी गर्म कर देती है। तो हीट और आ रही है बॉडी के अंदर, हीट रेडिएशन से भी हीट आ रही है, हीट कन्वेक्शन से भी हीट आ रही है। और हीट कंडक्शन, कि अगर अगर आप किसी बॉडी को टच करते हो, किसी चीज़ को बाहर टच करते हो, तो गर्मियों में बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गर्म होते हैं, इक्विपमेंट्स गर्म होते हैं। ठीक है, जिम के इक्विपमेंट्स गर्म होते हैं। अगर आप वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहे हो तो वो बॉल्स भी गर्म होती हैं, हर एक चीज़ गर्म होती है। तो वहाँ से भी हीट हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो हीट रेडिएशन से भी बॉडी में हीट आ रही है, कन्वेक्शन से भी आ रही है, कंडक्शन से भी आ रही है, हीट बाहर नहीं जा रही है। लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी के अंदर भी हीट बन रही है। तो सिर्फ एक मेथड बचता है, वो है हीट इवेपोरेशन। सिर्फ यही मेन मेथड है जहाँ से हीट हमारी बॉडी से बाहर लॉस होती है। तो यही मेन मेथड होता है, यही मेन तरीका है हीट को ट्रांसफ़र करने का जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं हॉट एनवायरनमेंट में। तो हीट इवेपोरेशन कैसे होती है? हीट इवेपोरेशन से कैसे होती है, आपको बताया था कि स्वेटिंग होती है। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से ये चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। जब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हीट इवेपोरेशन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब जब हीट इवेपोरेशन ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा स्वेटिंग होगी। जब ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग में वाटर होता है, साल्ट होते हैं, तो स्वेट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। जब वाटर लॉस ज़्यादा होता है तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। और जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो हमारे हार्ट में वापस ब्लड कम पहुंचता है। और हमारा एक हार्ट का लॉ है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। ये क्या कहता है कि अगर ज़्यादा ब्लड पहुंच रहा है हार्ट के पास, तो हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन गर्मियों में एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, और हमारे ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारे हार्ट के पास कम ब्लड पहुंच रहा है। जब कम ब्लड पहुंचेगा तो वेंट्रिकल्स में कम ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल्स में कम ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल्स कम स्ट्रेच करेंगे। कम स्ट्रेच करेंगे तो कम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, मतलब एक बार पंप करने में कम ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा। अब जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है
तो हमारी बॉडी को ब्लड कम सप्लाई होता है, हमारे मसल्स के पास कम ब्लड पहुंचता है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो हार्ट रेट को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि जो कार्डिक आउटपुट होती है कि कितना ब्लड निकल रहा है, वो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया तो आपको हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बढ़ी हुई हार्ट रेट को कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट। अब इसको कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट क्यों कह रहे हैं, नॉर्मल हार्ट रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हार्ट रेट बढ़ रही है, ये बिना किसी मतलब एक्सरसाइज बढ़ाने की वजह से नहीं बढ़ रही है। अगर आप स्टेडी स्टेट में भी एक्सरसाइज कर रहे हो लगातार, मान लो अभी स्टार्टिंग में आपने एक्सरसाइज शुरू करी तो आप 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज करते जा रहे हो, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपकी हार्ट रेट भी नॉर्मल चलेगी, लेकिन 20-30 मिनट के बाद आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। आप एक्सरसाइज उसी रेट पे कर रहे हो लेकिन हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि 20-30 मिनट के बाद क्या होता है, हमारा स्वेटिंग हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाती है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होती है तो हमारे हार्ट को फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करनी पड़ती है, हार्ट रेट बढ़ानी पड़ती है, ताकि जितना ब्लड हमारे मसल्स को चाहिए वो पहुंच सके। तो इसीलिए एक्सरसाइज स्टडी स्टेट में ही है लेकिन हार्ट रेट बढ़ जाती है। ऐसी बढ़ी हुई हार्ट रेट को कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट। ये होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ पे, हॉट एनवायरनमेंट में। इसी के साथ साथ और क्या चेंजेस आती हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं? हमारा वाटर लॉस हो रहा होता है, वॉल्यूम कम हो रहा होता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो कम ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है। इसी के साथ साथ वाटर लॉस होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। वाटर लॉस होने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से, हमारा स्वेट में आपको बताया था हमने, सोडियम और पोटाशियम कुछ साल्ट्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं बॉडी से जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और साथ में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा हीट स्ट्रेस क्या करता है, एड्रेनलाइन सिक्रेशन करता है, और एड्रेनलाइन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करता है, जिससे ग्लाइकोजन भी डिप्लीट हो जाता है। और हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं गर्मियों में? जब हम गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन सेंस करता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो ब्रेन जो है वो मोटर ड्राइव को कम कर देता है। मोटर ड्राइव का मतलब है मोटर सिग्नल्स को कम करना। मोटर सिग्नल को कम करने का मतलब है हमारा ब्रेन जो है वो मसल्स को कम सिग्नल भेजता है, वीक सिग्नल भेजता है, ताकि हमारे मसल्स कम काम करें। कम काम करेंगे तो कम हीट बनेगी, जिससे ओवर हीटिंग नहीं होगी। तो इसीलिए हमें महसूस होता है कि हम थक चुके हैं, क्योंकि हमारे मसल्स सिग्नल ही नहीं भेज रहे होते हैं। उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम फैटीग। ठीक है, और जिससे मोटिवेशन लोअर होता है और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इस तरह से गर्मियों में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, जिससे डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, उससे ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, वेनस रिटर्न कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इलेक्ट्रोलाइट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, मसल ग्लाइकोजन स्टोर जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फैटीग भी हो जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हो जाता है, हमारा फैटीग हमें बहुत जल्दी आता है और हमारा एंडोरेंस लेवल कम हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें क्या करती हैं, हमारे थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, और अगर हमारी हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती रहे, हीट लॉस बहुत कम हो रहा है, तो हमें हीट इलनेस भी हो सकती हैं, जैसे हीट सिंकोप होता है, हमें चक्कर आना, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो जाता है तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ साल्ट्स। और हीट एग्जॉशन हो सकती है, बहुत सारी ओवर एक्सेस स्वेटिंग, वीकनेस, और हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाएगा तो हीट स्ट्रोक होता है, जिसे मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम जब एक्सरसाइज कर रहे हों। अब जब हम लगातार लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे वो हमारी बॉडी जो है वो हीट को एक्लिमेटाइज कर लेती है, ग्रेजुअल अडॉप्ट कर लेती है हीट को। तो ये कैसे होती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं थर्मो रेगुलेशन के ऊपर? अगर हम गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थर्मो रेगुलेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं? अगर हम लगातार यदि 2-3 हफ्तों के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए लगातार 60 से 90 मिनट तक एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है। क्या अडॉप्टेशन करती है? सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस में अडॉप्टेशन होती है। हमारा ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाता है, हमारे बॉडी ज़्यादा वाटर को रिटेन करती है ब्लड में, जिससे ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाता है। ब्लड प्लाज्मा बढ़ेगा तो वेन्स में ब्लड पहुंचना, ज़्यादा ब्लड पहुंचता है। जब ज़्यादा ब्लड पहुंचता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर रहता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम प्रॉपर रहता है तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब एक्सरसाइजेज के दौरान हमारी हार्ट रेट ऐसे
नहीं बढ़ती है। जब इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर जो है वो रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, जिससे हमारा स्वेटिंग रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है। स्वेटिंग रिस्पॉन्स कैसे बढ़ता है? हमारा जो स्वेट है वो जल्दी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। आपने एक्सरसाइज शुरू करी तो स्टार्टिंग में ही स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। तो जब स्टार्टिंग में स्वेटिंग शुरू होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी को वो जल्दी-जल्दी ही ठंडा करेगा, गर्म होने ही नहीं देगा। स्वेटिंग रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अब जब ब्लड प्लाज़्मा बढ़ चुका है तो हम ज़्यादा स्वेटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ब्लड को लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी वाटर है, तो हम ज़्यादा वाटर को लॉस कर सकते हैं, इसलिए स्वेटिंग रेट बढ़ा सकती हैं, हमारी बॉडी बढ़ा देती है उनको। और स्वेट जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने का मतलब है हम स्वेटिंग तो बढ़ा रहे हैं, बट स्वेटिंग में पानी ही ज़्यादा बाहर निकल रहा है, साल्ट नहीं निकल रहे हैं। तो हमारा स्वेट जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। वो सोडियम पोटाशियम आयन को बचा के रखता है, सिर्फ पानी को ही निकालता है बाहर बॉडी को ठंडा करने के लिए। तो इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स भी आ जाते हैं लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करने से, और स्वेटिंग रिस्पॉन्स भी आ जाते हैं। इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, हमारा हीट डिस्पेंसेशन, हीट को बॉडी से बाहर निकालना वो एफिशिएंट हो जाता है, और थर्मो रेगुलेशन इम्प्रूव हो जाती है लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करने से, जिससे हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो कम रहता है, इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। ये था हमारा कि एक्सरसाइज करने से अगर हम हॉट एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान क्या चेंजेस आती हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अगर आप ह्यूमिड इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं, या क्या इफेक्ट्स हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थर्मो रेगुलेशन के ऊपर, कि बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करती है। अगर हम ह्यूमिडिटी में काम करते हैं तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है कि हवा में वाटर वेपर्स का ज़्यादा होना। हमारी हवा, कभी आपने सुना ड्राई एयर होती है गर्मियों में, लेकिन जब बारिश होती हैं तो हवा में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। और अगर आप किसी कपड़े को सुखाने के लिए रखते हो, धूप में भी रखते हो, तो भी वो इतनी जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि ऑलरेडी हवा में पानी होता है। तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के दौरान अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो थर्मो रेगुलेशन कैसे काम करती है वो समझते हैं। जब ह्यूमिडिटी होगी तो हीट तो होगी, गर्मी तो है ही है, साथ में मॉइस्चर आता है। तो जब गर्मी होती है तो हमने आपको बताया कि हीट रेडिएशन में क्या होता है कि एनवायरनमेंट से बॉडी में गर्मी आती है। हीट कन्वेक्शन से क्या होता है कि गर्म एयर बॉडी को गर्म कर देती है। हीट कंडक्शन से क्या होता है कि गर्म चीज़ें बॉडी को गर्म कर देती हैं। और हीट इवेपोरेशन बचाती है हमें गर्मी में। ठीक है, मेन मेथड होता है हीट इवेपोरेशन। लेकिन जब मॉइस्चर भी साथ में आ जाता है, अब हीट इवेपोरेशन क्या था? हीट इवेपोरेशन था कि हमारी स्किन से पसीना जो है उड़ के हवा में चला जाता है। बट जब ऑलरेडी हवा में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, बहुत सारा वाटर वेपर्स हैं, तो क्या होगा कि हमारी एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, तो इवेपोरेशन कम हो जाती है, हमारी स्किन से इतना पानी नहीं उड़ पाता है। जैसे कपड़ा नहीं सूख रहा है तो हमारी स्किन भी नहीं सूखती है। जब वो नहीं सूखेगी तो हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा, जिससे कोर टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसीलिए अगर गर्मी गर्मी हो और मॉइस्चर हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, बहुत जल्दी मोटिवेशन कम हो जाता है, और परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, स्वेटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वेनस रिटर्न कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन भी हो जाएगा, सेंट्रल फैटीग भी हो जाएगा। लेकिन इनकी स्केल बढ़ जाती है, बहुत जल्दी हो जाती हैं, जिससे बहुत जल्दी हमें थकान हो जाती है, बहुत जल्दी हम परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और साथ में ये हीट रिस्क जो है, हीट सिंकोप, क्रैम्प्स, एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, ये सेम के सेम रहते हैं, और बहुत जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी। तो लॉन्ग टर्म अगर हम एक्सरसाइज करें तो क्या ह्यूमिडिटी को हम बीट कर सकते हैं? अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करेंगे तो हीट एक्लिमेटाइजेशन होती ही होती है। जैसे अडाप्टेशन, जैसे इम्प्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता ही होता है, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्वेट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होते ही होते हैं, हमें जल्दी स्वेटिंग आती है। लेकिन जितना मर्जी आप बढ़ा लो, जितने मर्जी आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ा लो, जितनी मर्जी स्वेटिंग कर लो, अगर वो स्वेट उड़ ही नहीं रहा है तो बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होगा, बॉडी गर्म ही रहेगी। इसीलिए कूलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। ड्राई इन्वायरमेंट में हो जाती है, बट ह्यूमिडिटी में कूलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि पानी एयर में आगे ही वाटर वेपर्स होते हैं, तो स्किन से वो हमारा पसीना वो उड़ता ही नहीं है। तो आप स्वेट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है, लेकिन कूलिंग नहीं हो पाती है। जिससे हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर टॉलरेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है, और परफॉर्मेंस जो है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हॉट इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करने से और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करने से थर्मो रेगुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कि अगर आप ठंड में एक्सरसाइज करोगे तो हमारे थर्मो रेगुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो ठंड में क्या होता है आपको बताया था हमने। ठंड में होता क्या है, बाहर का एनवायरनमेंट कम होता है, बॉडी गर्म होती है, तो बॉडी से हीट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी से हीट लॉस होता है तो बॉडी ठंडी हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। जब हाइपोथर्मिया होता है तो बॉडी जो है हीट को सेव करने की कोशिश करती है और हीट प्रोडक्शन भी करती है, जो हमने आपको समझाया। अब ये सारा कुछ तो करती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कुछ चैलेंजेस आते हैं ठंड में। इंक्रीज़्ड हीट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी हवा आती है, वो हीट कन्वेक्शन के ज़रिए हमारी बॉडी से हीट को उड़ा के ले जाती है। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाता है, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन जब होती है हीट को बचाने के लिए, तो हमारे हाथों में, हमारे पाँवों में, हमारी स्किन में, पेरिफेरल पार्ट्स में ब्लड बहुत कम पहुँचता है, उससे प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने में। हमारे मसल स्टिफ रहते हैं ठंड में, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, जिससे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। हमारी नर्व कंडक्शन स्लो हो जाती है, जिससे कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। हमारी एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज करना है, साथ साथ में शिवरिंग या फिर जो और हीट प्रोडक्शन करनी है, वहाँ पे भी एटीपी लगता है, तो बहुत जल्दी थकान हो जाती है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि ठंडी हवा जो है, ड्राई और ठंडी हवा होगी तो वो इरिटेट करती है हमारे एयरवेज को, जिससे और टेम्परेचर कम हो जाता है और हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपोथर्मिया होता है बॉडी का कोर टेम्परेचर कम होना। ट्रेंच फूट हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पाँव जो हैं वो बहुत दूर होते हैं सेंट्रल बॉडी पार्ट से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज होता है और फ्रॉक्स बाइट भी हो जाता है। जैसे फिंगर्स में फ्रॉक्स बाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिंगर्स बहुत दूर होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हैं वो, इसीलिए वो ठंडी हो जाती हैं, जिससे उनके टिश्यू फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल टिश्यू डेड हो जाते हैं। तो ये इलनेसेस हो सकती हैं। तो क्या हम कुछ अडाप्टेशन कर सकते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में? जी हाँ, थोड़ी-थोड़ी अडाप्टेशन हमारी बॉडी करती है। थर्मो रेगुलेशन में जब हम ठंड में एक्सरसाइज करते हैं, क्या अडाप्टेशन होती है? हीट सेविंग में अडाप्टेशन होती है। हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, जिससे हम अच्छी प्रॉपर वैसो कंस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं और हमारी इंसुलेशन बेटर हो जाती है। हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस जो फैट है, वाइट फैट है, वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे इंसुलेशन होती है और हीट लॉस कम होता है। वहीं हीट प्रोडक्शन में भी थोड़ी अडॉप्टेशन होती है। हमारी बॉडी जो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देती है। शिवरिंग जो थर्मोजेनेसिस जो है वो प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि बॉडी में शिवरिंग होती है, लेकिन नॉन शिवरिंग इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। ये सिर्फ कोई शिवरिंग नहीं करता है, लेकिन हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब जो ब्राउन फैट है। तो तो हमारी बॉडी इस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, शिवरिंग पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, और मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देती है, जिससे हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन ये लिमिटेड चीज़ें हैं, इनसे कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है, इतनी प्रोनाउंस्ड नहीं है। हीट जो एक्लिमेटाइजेशन है बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, उसमें ज़्यादा अच्छी चेंजेस आती हैं। कोल्ड वाली अडाप्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, इसलिए हाइपोथर्मिया का रिस्क, फ्रॉस्ट बाइट का रिस्क बना ही रहता है। तो हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि हमें लेयर्ड क्लॉथ डालने हैं, ताकि हम 3-4 कपड़े डालें, गर्म कपड़े डालने होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को बचाना है, ग्लोव्स डाल लो, सॉक्स डाल लो, ठीक है, और सूखे रहना है, गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, और हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि पानी जो है वैसे भी ठंड में हम कम पीते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा बच सकते हैं, थोड़ी-सी अडॉप्टेशन होती है जो हमने आपको बताई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था टेम्परेचर को लेके, कि हमारी जो थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, और हमारा अगर हम गर्म हॉट एनवायरनमेंट में, कोल्ड में और ह्यूमिडिटी में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी थर्मो रेगुलेशन कैसे चेंज होती है, वो हमने आज समझा है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एल्टीट्यूड के रिलेटेड हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।